हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, जहां पे हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी के बारे में। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मोल फ्रैक्शन। देखो, इससे पहले हमने मोलैरिटी पढ़ ली है और दूसरे नंबर पे हमने मोलैलिटी भी पढ़ ली थी। अब हमको पढ़ना है मोल फ्रैक्शन के बारे में। देखो, जैसे कि नाम बता रहे हैं, मोल का फ्रैक्शन हमें लेना है। देखो, मोल क्या होता है? मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, किसी भी चीज का, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो। अब यहाँ पे क्या आएगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का क्या मतलब है? फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो हमको क्या करना है? मोल का फ्रैक्शन लेना है। तो बेटा, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और करते कैसे इसको आओ चलो चेक करते हैं। अगर मुझे लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो उसका क्या मतलब है? मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल, दैट इज Na प्लस एन ऑफ बी। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलरली अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात करूं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करूं, तो आप क्या लिखेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझनी है, कैसे किसी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखते हैं और कैसे किसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखते हैं। तो चलिए, इसको समझने के बाद अब हम इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। तो देखो, डेफिनेशन में क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ, सुनना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यहाँ पे मोल ऑफ वन कंपोनेंट होता है डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब देखो, हम तो बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं ना, इसीलिए हमारे पास क्या आता है? एक ए होता है और यहाँ पे क्या आएगा? टोटल आएगा। और एक हमारे पास क्या होगा? बी होगा, और यहाँ पे क्या आएगा? इसका टोटल आएगा। तो बस इन बातों को आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब है? यहाँ पे लिखा है एक्स ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या आएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल, दैट इज मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करूं, तो आप क्या करेंगे? मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, एक खास बात क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शन में एक चीज होती है कि अगर आप फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास है मोल ऑफ बी, क्योंकि सॉल्यूट है, और ये मेरे पास है मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा, दोनों को, ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का आंसर कितना आता है? 1। मतलब एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 1 आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो आपके पास दोनों चीजों का निकालना है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकालना है। अगर आपने ए को निकाल दिया है, तो बी को कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ऑफ ए। ऐसे करके आप दूसरे को निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आप क्या करो? एक निकाल दो और दूसरे को 1 से माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 1/4 है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा 1 माइनस 1/4, दैट इज 4 माइनस 1/4, और आपके पास आ गया आंसर 3/4। तो ये बात आप ध्यान करेंगे। दूसरी बात हमारे पास क्या आती है? अगर आप मोल फ्रैक्शन का रेशो लेंगे, मतलब जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूट का, चाहे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ले लो, तो ये क्या होता है बेटा? तो सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का क्या मतलब है? मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का क्या मतलब है? मोल ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल से टोटल मोल कट गया। अब आपके पास क्या आएगा? मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा, जब भी अगर आप रेशो ले रहे हो किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो यहाँ पे किसके इक्वल होगा? मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी। और अगर इसका उल्टा करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लेते हैं और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? मोल ऑफ बी डिवाइड बाय मोल ऑफ ए। बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, आप इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में काफी बार काम आ जाती है। अगली खास बात यहाँ पे क्या है बेटा? इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आता है कि आपको चार चार ऑप्शन दिए होते हैं, 1 2 3 और यहाँ पे 4। आपको मोलैरिटी दे दिया जाता है, आपको मोलैलिटी दे देते हैं, आपको नॉर्मेलिटी दे देते हैं, और आपको क्या बोलते हैं? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन देते हैं, और पूछते हैं कौन सा इनमें से यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो आंसर कौन सा होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन। ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, ठीक है, ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है। मतलब यहाँ पे भी आपने मोल लिख दिया और यहाँ पे भी आपने मोल लिख दिया, तो कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आएगा? 1। मतलब ये आपके पास एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। तो आई होप मोल फ्रैक्शन जो है वो कंसंट्रेशन टर्म आपको समझ में आई होगी।
अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन विच कंटेन 4 मोल ऑफ ए एंड 8 मोल ऑफ बी। अब आपको बेटा कई बार क्या होगा, आपको मोल दिया होगा और आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन होगा। तो ये जो है इसकी एप्लीकेशन जब हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वहां पे आपको ये काफी ज्यादा आने वाले हैं, तो आपको मोल फ्रैक्शन जो है वो निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमारे पास मोल्स ऑफ ए कितना है। तो मेरे पास मोल्स ऑफ ए है, मेरे पास मोल्स ऑफ ए है 4 मोल, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 मोल। और उसके बाद मेरे पास मोल्स ऑफ बी कितना है, मेरे पास मोल्स ऑफ बी है 8 मोल। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे आएगा, यहाँ पे मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4/4 प्लस 8, ठीक है, 4/4 प्लस 8। अब आपने ऐसे नहीं सोचना कि यहाँ पे ए और बी कोई सॉल्वेंट या सॉल्यूट है, यहाँ पे इसने बोला ही नहीं, यहाँ पे इसने कंसीडर किया है कि कोई एक ए है और कोई एक बी है, लेकिन हमने क्या क्या मान के चला था कि ए हमारे पास सॉल्वेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो आपने अपने से कोई चीज इमेजिन नहीं करनी है। तो यहाँ पे ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई लिक्विड ए या लिक्विड बी भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ए निकाल दिया, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, आपके पास मोल फ्रैक्शन जो आने वाला है वो आएगा बेटा 4/12, या फिर इसको डिवाइड करके जब आप करेंगे 4 1 4 4 3 12, तो आंसर आएगा 1/3। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दूसरा कैसे निकालेंगे आप, मैंने आपको बताया था, या तो आप कर लो 1 माइनस एक्स ऑफ ए कर लो, या फिर इसका भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले आपको मैं ये करके बताता हूँ। तो सुनना, आपके पास क्या आएगा, 1 - 1/3 आएगा, और यहाँ पे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कितना आ जाएगा, 3/1 और डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। तो ये क्या है बेटा, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मैं भी वही लग गया बोलने जो यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को मैं फॉर्मूला लगा के भी पुट करता हूँ, जरा सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे बी के कितने मोल है बेटा, बी के 8 मोल है, तो आपने कर दिया 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8/4 प्लस ये कितना हो गया 12। अब ये क्या किस में आ रहा है बेटा, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 3 जा 12। तो देखो आंसर दोनों से आपको सेम ही आएगा। तो या तो आप करेंगे ऊपर वाला या फिर आप करेंगे नीचे वाला। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो था, ये मोल फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है 100 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एल्कोहल कंटेन 54 ग्राम वाटर है। तो आपको क्या दे दिया, सॉल्यूशन का मास दे दिया और वाटर का मास दे दिया। तो आपको सॉल्वेंट का कैसे, सॉल्यूट का कैसे निकालना है, माइनस करके। तो देखते हैं अब इसको, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड एल्कोहल। तो सुनना, सबसे पहले हम इनका मास ही निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है बेटा, 100 ग्राम है। अब देखो ये सॉल्यूशन कैसे बनता है, ये हमारे पास वेट ऑफ, ये एक तो वाटर से बनेगा और एक आपके पास किससे बनेगा बेटा, एल्कोहल से बनेगा। अब आप खुद देखो, यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन का दे के रखा है, पानी का कितना दिया आपको 54 ग्राम्स, यहाँ पे 54 ग्राम दे के रखा है, प्लस वेट ऑफ आपको एल्कोहल निकालना है, ठीक है, एल्कोहल का वेट। अब आपके पास वेट ऑफ एल्कोहल वो कितना निकलेगा, 100, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस 54। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 माइनस 54 हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास होता है 46 ग्राम। इतना हमारे पास क्या आ गया, एल्कोहल। अब हमको बोल रहा है फाइंड द मोल फ्रैक्शन। तो आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास मोल्स भी होने चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल भी होने चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे मोल ऑफ एल्कोहल। मोल ऑफ एल्कोहल हम यहाँ पे निकालेंगे। तो देखो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो आपके पास जब एल्कोहल नहीं दिया होता है, जब भी आपको एल्कोहल नहीं दिया होता है, तो आप क्या मान के चलते हैं इसको, इथेनॉल। इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है, C2H5 और यहाँ पे OH होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है जब आपको कुछ भी नहीं दिया होता है। वैसे तो पेपर में दिया होता है, तो इथेनॉल मान के चलना होता है, या फिर आपको जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो गिवन होता है। अब बेटा सुनना, अब ऊपर क्या होता है, ऊपर आता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो बेटा आपके पास मास कितना निकला, 46। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास भी इसका कितना है बेटा, 46। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 मोल एल्कोहल है आपके पास। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करूँ वाटर की, पानी आपके पास कितना था बेटा, पानी आपके पास था 54 ग्राम, तो आपने लिख दिया 54। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है, ये तो मैंने पहले भी बताया था। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3। देखो सिर्फ मोल निकालने की दिक्कत थी, अब तो आपके पास आंसर एकदम से आ जाएगा। अगर मैं मोल फ्रैक्शन एल्कोहल का निकालूं, एल्कोहल का, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, मोल ऑफ एल्कोहल वो कितने होते हैं बेटा, 1 डिवाइड बाय टोटल मोल, मतलब 1 प्लस 3, और आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। अब बेटा सिमिलरली आपके पास अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इसका निकालना है, वाटर का निकालना है, तो क्या करेंगे, मोल ऑफ एल्कोहल कितने बेटा हमारे पास 3 है, डिवाइड बाय टोटल मोल, वो क्या करेंगे 1 प्लस 3
और यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 3/4। तो आंसर कौन सा है बेटा आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बोल रहा है? फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH। तो ये भी अल्कोहल है, लेकिन कौन सा है? मीथेनॉल है। इन 64% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन। देखो ऐसे क्वेश्चन आपके काफी आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको वेट नहीं दिया होता है, आपको वेट बाय वेट परसेंटेज दे के रखी होती है। तो बेटा यहाँ से आपको निकालना सीखना है। तो चलिए कैसे निकालते हैं, सीखते हैं जरा। तो हमारे पास कितना है बेटा? हमारे पास है 64 ग्राम, 64% वेट बाई वेट। तो यहाँ पे आ जाएगा वेट बाई वेट। अब देखो बेटा इसको कैसे निकालते हैं। 64% का क्या मतलब है? 100 ग्राम का सॉल्यूशन है और उसमें आपके पास 64 ग्राम कौन सा है बेटा? 64 ग्राम आपके पास अल्कोहल है, दैट इज योर CH3OH। और बाकी का जो 36 ग्राम है वो आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास वाटर है। तो देखो अब आपके पास पानी कम है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ये सॉल्वेंट नहीं है। क्यों? ये सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें चीजें जो है वो जाके डिसॉल्व हो रही है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आपके पास क्या निकल गया? यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। तो ये मेरे पास ग्राम्स में। अब हमको क्या निकालना होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस एल्कोहल। तो हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे ना, मोल ऑफ CH3 और यहाँ पे OH। अब देखो अगर आपको इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है तो आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ CH3 और यहाँ पे मेरे पास है OH। तो CH3OH का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास आएगा, देखो कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। अच्छा हाइड्रोजन का कितना है बेटा? 4 है ना मेरे पास हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16 होता है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 32 आ जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा अब हम इसका मोल निकालेंगे। तो मोल कैसे निकलता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना दिया बेटा आपको? वेट दिया है 64 ग्राम अल्कोहल। तो यहाँ पे दिया 64 ग्राम और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना होगा? मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो 64 डिवाइड बाय 32 कितना होता है? 2 मोल आएगा। तो यहाँ पे अल्कोहल कितना है आपके पास? 2 मोल है। सिमिलरली अगर मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालूं, दैट इज वाटर निकालूं, अगर मैं मोल ऑफ वाटर निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 36 डिवाइड बाई 18। क्यों? 36 ग्राम है आपके पास और 18 ग्राम पर मोल इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो जब आपने इसको काटा तो आंसर आपका यहाँ पे भी क्या आ गया? 2 आ गया। तो मुझे क्या निकालना था? मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल निकालना। तो मैं क्या करूंगा? वेट ऑफ अल्कोहल डिवाइड बाय टोटल मास। तो यहाँ पे 2 + 2 सॉरी टोटल मोल। तो यहाँ पे अल्कोहल के कितने मोल थे? 2 मोल थे मेरे पास। और टोटल मोल कितने मेरे पास? 2 मोल अल्कोहल के और 2 मोल वाटर के। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? मेरे पास आंसर आएगा 2/4 या फिर 1/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत बारी बिना डाटा को चेंज किए नीट और जेई में रिपीट कर जाते हैं। बेटा समझ में आ गई बात? तो इस क्वेश्चन को बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं और इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे। तो सुनना, फाइंड द या फिर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अभी इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये ऑर्गेनिक में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका आपको फॉर्मूला देख रखा है। इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। उसका क्या मतलब है? मास बाय मास परसेंटेज आपको देख के रखी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है 20% का सॉल्यूशन है और कौन सा है? वेट बाई वेट का। तो उसका क्या मतलब है? 100 ग्राम में से बेटा 20 ग्राम 20 ग्राम मेरे पास क्या है? सॉल्यूट, दैट इज योर इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मेरे पास ये क्या है? C2H6 और यहाँ पे मेरे पास है O2। और बाकी का 80 ग्राम मेरे पास, बाकी का 80 ग्राम क्या है बेटा? अगर कुछ नहीं दिया है तो आप क्या मान के चलेंगे? पानी मान के चलेंगे, सॉल्वेंट, क्योंकि हमने बोला था ना पानी है। अच्छा अब हमको क्या निकालना है बेटा? इसका मोल निकालना है, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? इथाइलिन ग्लाइकॉल का अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम निकालेंगे मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल डिवाइड बाय मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस बेटा मोल ऑफ वाटर आ जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब देखो आपके पास मास आ गया, तो आपने क्या निकालना है? इसका मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल का अगर आपको मोल निकालना है तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको ढंग से। देखो यहाँ पे आपके पास है Eg मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो अब इसका वेट कितना है बेटा? वेट है इसका 20 ग्राम। और लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? तो मैं इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेता हूँ इथाइलिन ग्लाइकॉल का। देखो आपके पास 2 कार्बन, तो आप क्या करेंगे? 12 × 2 करेंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने आपके पास? 6 है, तो 6 × 1 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 2 है, तो 2 × 16 करेंगे। तो जब आप इन पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 62 ग्राम्स पर मोल। 62 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ पे कितना कर देंगे आप? 62 ग्राम्स पर मोल। तो देखो जब आप इनको डिवाइड करेंगे, वैसे तो आप इसको डिवाइड करेंगे और इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.32।
इतना आपका आंसर आने वाला है। सिमिलरली अगर मैं मोल ऑफ वाटर की बात करूं, मोल ऑफ वाटर की बात, अच्छा वाटर है कितना आपके पास 80 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा 18 ग्राम, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 4.44 मोल, ये भी मोल में आएगा और आपका पास ये भी मोल में आने वाला है। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था बेटा मोल फ्रैक्शन, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो बस आपको मोल आ गया है, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, सो सिंपल है। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसका मोल कितना है, यहाँ पे है 0.32, यहाँ पे आएगा 0.32 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल को दोबारा से कर दो 0.32 प्लस हमारे पास आ जाएगा 4.44। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 0.932। तो ये आपके पास क्या आ गया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो आपके पास ये क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आ गया। अच्छा अगर फिर भी मैं यहाँ से वाटर का निकालना चाहूँ तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वाटर का भी अगर आपको निकालना है तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, आप सिंपल से क्या कर दो, जैसे आपको इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वो कितना होता है बेटा 1 होता है ना, 1 होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हमारे पास ग्लाइकोल का अगर निकल गया है तो मुझे किसका निकालना है, वाटर का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 1 माइनस इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना था 0.932। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा बच्चों, जब आप इनको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, देखना जो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल आएगा वो हमारे पास आएगा 0.068। अब मैं मानता हूं इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन ऐसे ही दे के रखा है तो आपको थोड़ा सा ये सॉल्व भी करना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपको किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का भी निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, देखो मैंने आपको बताया था टोटल मोल फ्रैक्शन, जैसे इथाइलिन मैंने लिखा इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे वाटर बोला, तो आंसर कितना आता है आपके पास 1। अब आपको इसका निकालना है, इसका आपको पता है, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकलेगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना था बेटा 0.068, अभी हमने सॉल्व किया था ना, और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.932। तो ये आपके पास किसका आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है नॉर्मेलिटी। देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, पिछली वीडियो में हमने मोलैरिटी किया था, हमने मोलैलिटी देख लिया और हमने देख लिया बेटा मोल फ्रैक्शन। और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मोल के बेसिस पे जो हमने चीजें की थी। एक हमने परसेंटेज के बेसिस पे भी की थी और वहां पे हमने किया था वेट बाय वेट परसेंटेज, हमने किया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक हमने किया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और लास्ट हमने किया था बेटा पीपीएम। ये हमने सारी की थी परसेंटेज के बेस पे, और मोल के बेस में हमने कर लिया मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल का फ्रैक्शन भी हो गया। अब हमको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसंट्रेशन टर्म चेक करनी है वो है मेरे पास होती है नॉर्मेलिटी। अब देखो नॉर्मेलिटी क्या होती है, सबसे पहली बात को ध्यान से सुनना। देखो नॉर्मेलिटी भी मोलैरिटी की तरह है, लेकिन आपको बस एक बात ध्यान रखना है। तो सुनना मैंने क्या बोला था वहां पे, मैंने बोला था सुनना मोलैरिटी में मैंने क्या बोला था, मोलैरिटी में बोला था कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट डला है उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो मोलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मोल ऑफ सॉल्यूट 8 मोल है, 8 मोल जो है वो 1 लीटर के पानी में डाला हुआ है, तो ये पूरा सॉल्यूशन कितना होगा 8 मोलर। मान लो यहाँ पे 2 मोल आपके पास डला है, 2 मोल आपके पास डला है, तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है ना, तो इसको आप क्या बोलेंगे 2 मोलर। सिमिलरली बेटा नॉर्मेलिटी भी होती है, तो नॉर्मेलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में, सुनना 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका बेटा सॉल्यूट डला है। ठीक है, तो सुनना मोल तो हमने डायरेक्ट निकाले, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं निकलते हैं, तो इसको कैसे निकलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसकी पहले डेफिनेशन तो याद करो कि सुनना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉर्मेलिटी। सुनना बात को ध्यान से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स नॉर्मेलिटी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं जरा। सुनना द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी। आई होप डेफिनेशन जो है वो आपको क्लियर हुई होगी। तो सुनना इसकी नॉर्मेलिटी कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम्स में होगा बेटा, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा सुनना इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, हमारे पास बनेगा
देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, लेकिन किसका बेटा सॉल्यूट का। अभी टेंशन ना लो, मैं ग्राम इक्विवेलेंट आपको सिखाता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन याद करो। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किसमें लीटर में। देखो बिल्कुल मोलैरिटी की तरह है, लेकिन वहां पे क्या था मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर दिया है, और इसको बहुत अच्छे से आप याद करेंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब सुनना, अभी तक हमने मोल को तो कैलकुलेट कर लिया था, क्योंकि अगर मोल होता तो क्या लिखते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। लेकिन जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, आओ चेक करते हैं। देखो ग्राम इक्विवेलेंट का मैं फॉर्मूला लिख के आपको बता रहा हूँ। हमारे पास क्या आता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, सुनना, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सुनना ये क्या होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब सुनना बेटा, हमें ये तो पता चल गया कि ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। लेकिन पहले आपने बोला ग्राम इक्विवेलेंट, उसके बाद बोला इक्विवेलेंट वेट, तो इसको हमको हमको एक एक करके बताना पड़ेगा। लेकिन मैं लास्ट में आपको बता रहा हूँ, लास्ट में आपको नॉर्मेलिटी जो है ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लास्ट में आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा जहां से आपको सिर्फ मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि ज्यादातर दी होती है, और वहीं से आपका नॉर्मेलिटी जो है वो इजीली निकलने वाला है। लेकिन जब तक मैं लास्ट कंक्लूजन पे ना पहुंचूं, आपको ऐसे नहीं समझना कि समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे क्या दिखा पहले हमने ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, वो हमें चीज जो है वो चेक करनी है। तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो देखते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय उसका एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। देखो मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता है, जैसे वाटर का कितना होता है बेटा 18 होता है, ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम होता है। तो सिमिलरली बेटा आपके पास क्या है, ये वही मॉलिक्यूलर मास की मैं बात कर रहा हूँ। एन फैक्टर क्या होता है, बस अब अगली स्लाइड में हम वही देखेंगे, लेकिन अभी आप ये मान लो कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर होगा। अब सुनना अगली बात, अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और ऑल्टर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ पे आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, इक्विवेलेंट वेट की जगह पे डाल दूंगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एन फैक्टर हो जाएगा। तो ये भी बात आपको समझ में आई होगी। देखो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मोल। तो सुनना बात को ध्यान से, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास बन जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। मेरी बात समझ में आ गई, मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो ये आपके पास क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। ये आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया। और ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हैं बेटा, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। अच्छा, अगर आप बेटा इस चीज की वैल्यू ऊपर पुट करते हैं तो आपका नॉर्मेलिटी का थोड़ा सा और फॉर्मूला चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अब ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, मोल इनटू एन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दूंगा ना मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन किसमें बेटा लीटर्स में, और मल्टीप्लाई बाय ये वाला एन फैक्टर। ये आपके पास क्या हो गया एन फैक्टर। तो बेटा मैंने नॉर्मेलिटी की जगह पे क्या लिखा, जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना, ग्राम इक्विवेलेंट उसकी जगह पे लिख दिया मोल इनटू एन फैक्टर। तो मोल इनटू एन फैक्टर और डिवाइड बाय यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम। अरे सर ये तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या बन गई, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा कैपिटल एम, मोलैरिटी है ना ये, और मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो आपके पास ये कुछ एक फॉर्मूले थे जो कि आपको याद करने हैं, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। ये देखो, ये जो स्टार मार्क जितने भी है वो आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं। एक ये हो गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, एक बेटा आपको क्या याद करना है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, एक आपको इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ग्राम इक्विवेलेंट का ये वाला फॉर्मूला। और लास्ट में ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद में होना चाहिए कि अगर आपको मोलैरिटी देख के रखा है, क्योंकि मोलैरिटी तो आपको निकालना आता है, आपको ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप पहले क्या करो, पहले आप मोलैरिटी निकाल लो, और मोलैरिटी को निकालने के बाद जस्ट उसके एन फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये सारी बात थी अभी तक नॉर्मेलिटी की। लेकिन सुनना, मोलैरिटी तो चलो हम निकाल लेंगे, लेकिन सर ये एन फैक्टर क्या होता है, तो आओ चलो एन फैक्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं एन फैक्टर की बात करूं तो इस चीज को बेटा आपने सबसे पहली बार कहां पे पढ़ा था, आपने इसको क्लास 11 के रेडॉक्स चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन सुनो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पे जितनी मैं चीजें कराऊंगा वो आपको प्लस टू के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, उससे आपका काम जो है वो चल जाएगा। देखो एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर एसिड के लिए क्या होता है, एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन।
बेस के लिए क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, और सॉल्ट के लिए क्या होता है बेटा, टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। बस ये जो मैंने डेफिनेशन बता दी, अब देखो इसको मैं अप्लाई करके भी बताऊंगा। तो ना एसिड में क्या होता है, टोटल H प्लस आयन कितने हैं, रिप्लेसेबल लेकिन जिसको आप रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, बेस के लिए क्या है, टोटल रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन, और सॉल्ट के लिए क्या है बेटा, टोटल पॉजिटिव आयन। इन बात का आप ध्यान रखेंगे और इन क्वेश्चन में हम अप्लाई करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी इतने सारे क्वेश्चन है और यहाँ पे भी इतने सारे क्वेश्चन है, तो आपको इसी में समझ में आ जाएगा। देखो आपके पास क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो ये क्या है बेटा, आपके पास सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या बोलता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा जब आपने इसको डिसोसिएट किया तो ये जो एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, और एक एल्यूमिनियम में कितना चार्ज आता है बेटा, प्लस का 3 का चार्ज होता है। अच्छा 2 है आपके पास, तो 2 क्या करेंगे बेटा, एक एल्यूमिनियम पे भी +3 और दूसरे पे भी +3, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, 6 आ जाएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना बन गया बेटा आपके पास, 6 बन गया। अच्छा अगली बात अगर मैं करता हूँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की, तो यहाँ पे कैल्शियम एक ही है और एक कैल्शियम पे चार्ज कितना है बेटा, +2। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में, पूरे आयनिक कंपाउंड में आपके पास चार्ज कितना है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, वो +2 है। तो यहाँ पे आपने कितना लिख दिया, 2। देखो आपको प्लस और माइनस से नहीं देखना है, आपको जस्ट इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। सिमिलरली बेटा KOH, अब KOH का तो आपको पता है ना, मैंने क्या लिखा था, बेसिक मीडियम में क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन। तो बेटा यहाँ पे रिप्लेसेबल कितने हैं, यहाँ पे KOH को जब आप पानी में डालोगे तो क्या निकलेगा, K प्लस और वो एक OH नेगेटिव ना, तो इसका कितना आएगा आंसर, इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। अब सिमिलरली बेटा FeOH का होल थ्राइस है, तो इसको पानी में डालने के बाद कितने आएंगे बेटा, आपके पास 3 OH नेगेटिव आएंगे, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, आपके पास 3 हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली जो है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो जैसे मैं बात करता हूँ अगर HCl की, तो HCl में रिप्लेसेबल H प्लस आयन कितने, अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो H प्लस और Cl नेगेटिव, तो एक ही H प्लस है ना इसमें, तो इसकी एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब H2CO3, अब देखो H2CO3 का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, ऐसे कुछ करके इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे CO3 है। अब देखो इसमें रिप्लेसेबल कितने हैं, रिप्लेसेबल का क्या मतलब है, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़े हैं। जैसे यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है, ये भी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 2। ये दोनों जो है वो हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से निकल सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेटा हमारे पास H3PO4। H3PO4 का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, ये भी ऑक्सीजन से लगा है और ये भी ऑक्सीजन से लगा है, तो ये तीनों हमारे पास रिप्लेसेबल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है H3PO3। अब H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है, तो यहाँ पे क्या है, P डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है और सिंपल यहाँ पे OH है। तो देखो OH के साथ में 2 है, ये वाला नहीं है, तो ये वाला रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हमारे पास नहीं होगा। तो ये और ये, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, हमारे पास जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। नेक्स्ट H3PO2। अब H3PO2 की अगर मैं बात करता हूँ H3PO2 में, तो यहाँ पे ना तो आप इसको रिप्लेस करा सकते हो ना ही इसको रिप्लेस करा सकते हो, तो कौन है रिप्लेसेबल, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में जुड़ा है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चन करने के बाद आई होप आपको एन फैक्टर निकालना आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इनके क्वेश्चन जो है नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट आर देयर इन 3 मोल ऑफ H2SO4। अच्छा सुनो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे नॉर्मेलिटी नहीं पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं बेटा। सिंपल है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट को निकालते हैं बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय उसका एन फैक्टर, मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अगर आपको निकालना है तो बताओ जरा कितने मोल है आपको H2SO4 के दिए हुए, यहाँ पे 3 मोल है। अब देखो इसका मास भी दे सकता था, मान लो इसका कितना मास दिया होता आपको, 20 ग्राम मास था, ठीक है। अगर मान लो आपको इसका 20 ग्राम मास था तो आपको मोल निकालना पड़ता था आपको H2SO4 का, लेकिन आपको यहाँ पे दे के रखा है 3 मोल दे के रखा है, तो मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा और मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर कितना है बेटा H2SO4 का। तो जब आप H2SO4 को पानी में डालोगे तो यू विल गेट 2H प्लस आयन, यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा और दोनों की वजह से आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा 6। तो आपका आंसर कितना है बेटा 6। तो आपको जरूरी नहीं है नॉर्मेलिटी आएगा, आपको बीच का जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो भी आ सकता है। और ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला था बेटा, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय मोल ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास बोल रहा है, इफ 0.4 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 40 ml सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और उसका मोलिकुलर मास ऑफ NaOH दे के रखा है। देखो सिंपल सी बात है, हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है और कहाँ से, मोलैरिटी भी बोला है निकालने को। तो हम क्या करेंगे बेटा, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कर देंगे मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर।
बात समझ में आ गई। अब हमको सबसे पहले मोलैरिटी निकालनी है, तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी? मोलैरिटी निकलेगी वेट ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय बेटा नीचे क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, लेकिन किसमें? मिलीलीटर में होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है मिलीलीटर में दिया है, तो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सुनना हमको क्या निकालना है सबसे पहले, तो देखो हमको 0.4 ग्राम दिया है तो हमको मोल तो निकालना पड़ेगा ना, तो हम मोल कैसे निकालेंगे बेटा? हम मोल निकालेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो वेट ऑफ NaOH कितना दिया है? 0.4 ग्राम। अच्छा मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका बेटा? 40 ग्राम, तो आपने ले लिया 40 ग्राम्स पर मोल, आपने 40 ले लिया। अब क्या करेंगे 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो आपको देके रखा है 40 मिलीलीटर, तो आपके पास कितना आ जाएगा 40 मिलीलीटर। अब देखो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25 मोलर सॉल्यूशन आएगा। अब देखो ये आपके पास क्या आ गई मोलैरिटी, आप इसको सॉल्व करेंगे भाई खुद, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 और यहाँ पे 2 0 कट गए, ठीक है। अब इसका भी पॉइंट नीचे उतर जाएगा तो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। अब बेटा अगर हमको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो वो क्या होती है मोलैरिटी, दैट इज योर 0.25 मोलर और मल्टीप्लाई बाय Na फैक्टर। अब देखो ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, NaOH को जब आप पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा आपको Na प्लस और यहाँ पे OH नेगेटिव। तो कितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आए ना बेटा? आपके पास एक ही है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.25 नॉर्मल। तो ये नॉर्मेलिटी निकल गई। तो आपका कौन सा आंसर आएगा बेटा? सेकेंड आंसर आएगा। देखो मैं थोड़ा टाइम लगा के इसको कर रहा हूँ जो कि मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि हमारे पास सभी बच्चों का एक लेवल नहीं है, तो जिसका भी लेवल अच्छा है वो फटाक से इसको कर सकता है। और यहाँ पे पेपर में प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो आप इसको 1 से 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कुछ ऐसे ही है। वो बोल रहा है फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 1.5 मोलर H2SO4। अब देखो सिंपल सा है, नॉर्मेलिटी हमको निकालनी है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। अब देखो इसमें मोलैरिटी देके रखी है, कितनी दी है बेटा? 1.5 मोलर दिया और मल्टीप्लाई बाय इसका एन फैक्टर। अभी मैंने आपको बताया था H3PO4 का, देखो H3PO4 एन फैक्टर कितना है बेटा? 3, तो आप यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जब हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? हमारे पास आंसर आएगा 4.5 नॉर्मल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।